नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। हरियाणा में नायब सैनी के शपथ ग्रहण वाले मंच से बीजेपी ने ऐसी तस्वीर दिखाई जो महाराष्ट्र झारखंड का चुनाव बदल सकती है। बीजेपी को हरियाणा से कौन सा फॉर्मूला मिल गया? क्या महाराष्ट्र में भी मराठा, अगड़े पिछड़े सब अब बीजेपी के साथ आएंगे? झारखंड में भी आदिवासी, ओबीसी बीजेपी के साथ आएंगे? हरियाणा की तस्वीर महाराष्ट्र और झारखंड में कैसे गेम चेंजर साबित हो सकती है, पूरी डिटेल हमारी इस रिपोर्ट में आप देखिए। ये बीजेपी का हरियाणा मॉडल है। मंच के एक तरफ नई हरियाणा सरकार है, नए मंत्री हैं, सत्ता का नया समीकरण है। दूसरी तरफ बीजेपी की टॉप लीडरशिप है, एनडीए के नेता हैं। इस मंच से जो मैसेज गया है वो महाराष्ट्र झारखंड चुनाव की तस्वीर बदल देगा। मंच पर हर जाति का साथ। आरती सिंह राव ईश्वर की शपथ लेती हैं। लीडरशिप की सेकंड जनरेशन। I, Shruti Chaudhary, do swear in the name of God. हरियाणा में नायब सैनी के शपथ में सब कुछ था। नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। जाट की सेकंड जनरेशन, यादव की सेकंड जनरेशन, हर जाति की सेकंड जनरेशन। ये बीजेपी का हरियाणा टेम्पलेट है। यही टेम्पलेट एनडीए को बताया जाएगा कैसे नई जनरेशन तैयार करनी है, कैसे 36 बिरादरियों को साधा जाता है, कैसे सबको साथ लेकर चला जाता है। हरियाणा में नायब सिंह सैनी सरकार में 13 मंत्री बनाए गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा 4 ओबीसी मंत्री। इनमें 2 यादव हैं, एक गुज्जर है और एक अन्य ओबीसी समुदाय से है, जबकि 2 जाट के साथ 2 ब्राह्मण और 2 दलित भी मंत्री बने हैं। इसके अलावा एक राजपूत, एक पंजाबी और एक वैश्य को मंत्री बनाया गया है। हरियाणा में भले ही ओबीसी ने बीजेपी को बढ़ चढ़कर वोट दिया, लेकिन दूसरे समुदाय ने भी बीजेपी को वोट दिया है। इसलिए बीजेपी हरियाणा में सिर्फ एक जाति को आगे नहीं बढ़ा रही, सभी 36 बिरादरियों को नायब सरकार में शामिल किया गया है। हरियाणा में बीजेपी को यादव ने भी जमकर वोट दिया, गुज्जर ने भी दिया और दूसरी ओबीसी जातियों ने भी दिया। ब्राह्मण भी बीजेपी के साथ थे, पंजाबी खत्री भी थे और दूसरे सवर्ण भी। बीजेपी को जाटवों का भी साथ मिला और दूसरे दलितों का भी। बीजेपी ने हरियाणा के अहिरवाल मेवात रीजन की 23 में से 17 सीटें जीती, यानी 74% का स्ट्राइक रेट रहा। ऐसे में सबसे ज्यादा 5 मंत्री भी इसी रीजन से बने। इसमें 2 कैबिनेट, 1 राज्य मंत्री और 2 स्वतंत्र प्रभार वाले हैं। जीटी रोड रीजन में कुल 27 सीटें हैं। बीजेपी ने 55% के स्ट्राइक रेट से 15 सीटें जीती। इस रीजन से 4 मंत्री बने, चारों को कैबिनेट का दर्जा मिला। जाट रीजन में कुल 25 सीटें हैं। बीजेपी ने 52% के स्ट्राइक रेट के साथ 13 सीटों पर जीत दर्ज की। इस रीजन से 3 मंत्री बनाए गए, 1 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री। बांगर रीजन में कुल 15 सीटें हैं। बीजेपी ने 20% के स्ट्राइक रेट से 3 सीटें जीती। यहाँ से 1 को राज्य मंत्री बनाया गया। नायब सैनी के शपथ वाले मंच को देख लीजिए। मोहन यादव मौजूद है, राव नरबीर सिंह है, राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव भी मौजूद हैं। सिलेक्शन कैसे करते हैं? बीजेपी ने इसे हरियाणा मॉडल से बताया। कैसे 48 में से 13 मंत्रियों का सिलेक्शन हुआ, कैसे हर मंत्री के पीछे जाति, उसके पीछे वोट बैंक। इसे नायब सैनी के नायाब सिलेक्शन से समझ सकते हैं। पहली बार अहिरवाल बेल्ट के यादवों को प्रेफरेंस मिल रही है। इसकी वजह भी है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद अहिरवाल रीजन इस बार भी बीजेपी के प्रति वफादार रहा। बीजेपी ने गुड़गांव, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ में फैले अहिरवाल बेल्ट में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। अहिरवाल क्षेत्र के सबसे प्रमुख नेताओं में गुरुग्राम के बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह शामिल हैं। इस बार उनकी बेटी आरती राव भी इस बेल्ट से चुनाव जीत कर आई है। महज 4 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में गुरुग्राम, रोहतक और भिवानी महेंद्रगढ़ की 11 विधानसभा सीटों में से 10 पर बीजेपी का दबदबा रहा था। पावर बैलेंस कैसे बनाया जाता है?
विरोधियों को भी कैसे फिट करते हैं, कैसे एक साथ रखते हैं, ये भी दिखाया गया। अहिरवाल मेवात रीजन से राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती सिंह राव को राज्य मंत्री बनाया गया है। राव इंद्रजीत सिंह के विरोधी राव नरबीर सिंह को कैबिनेट मंत्री बनाया है। बीजेपी हारी हुई कभी नहीं थी, बीजेपी हमेशा रेस में थी। वो 400 मीटर की रेस को 100 मीटर में दौड़ना चाह रहे थे और हम 100 मीटर को 400 मीटर में दौड़ रहे थे। हम बड़े संयत से, धीरज से और अच्छी रणनीति के साथ दौड़ रहे थे और इसलिए स्वाभाविक तौर पर वो अति आत्मविश्वास में थे और हम जनता के विश्वास में थे। लोकसभा के परिणाम को देखें, 14 और 19 को देखें और 24 को देखें तो ये साफ इंडिकेशन था कि हम 35 से 40 सीटों पर मजबूती से खड़े हुए हैं और कुछ सीटें हमें और जीतनी थी। तो कुल मिलाकर संगठन हमारा ठीक था, हमारी जो कैंपेन था वो बहुत अच्छा था, मैनेजमेंट उनसे अव्वल था और कुल मिलाकर रणनीति के तौर पर हम कांग्रेस से अव्वल थे। तो ये 4 कारक थे जिनसे हम लोग जीते। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से तीसरी बार हरियाणा में ये जीत हुई, ये अपने में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है जिसका श्रेय मेरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को जाता है और सबसे बड़ा इसका श्रेय हरियाणा की जनता को जाता है, जिन्होंने रॉन्ग नैरेटिव का साथ नहीं दिया, जिन्होंने विपक्ष खासतौर पे कांग्रेस के द्वारा फैलाए जा रहे दुष्प्रचार का साथ ना देते सही मायनों में उन्होंने एक ऐसी सरकार, एक ऐसे नेतृत्व का साथ देने का फैसला लिया जिन्होंने पिछले 10 सालों में अपनी नीतियों से हरियाणा को आगे लेकर जाने का काम किया। किसी राज्य में लगातार 3 बार सरकार बनाने यानी हैट्रिक लगाने में मोदी की पार्टी सबसे तेज है और रीजनल पार्टियां दूसरे नंबर पर हैं, जबकि कांग्रेस सबसे सुस्त है। किसी राज्य में लगातार 3 बार सरकार बनाने में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 64% है, जबकि कांग्रेस का 15% और रीजनल पार्टियों का स्ट्राइक रेट कांग्रेस से 3 गुना ज्यादा यानी 50% है। जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी ने अपने रिजिम में जब कांग्रेस को हरियाणा में काम करने का अवसर मिला था, लूट खसोट, परिवारवाद, भ्रष्टाचार को, पर्ची खर्ची को आगे बढ़ाने का काम किया था, हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह से खारिज करके भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार देने का काम किया है। इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से हरियाणा की 36 बिरादरी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाइयां देता हूं। अब हरियाणा वाला टेम्पलेट महाराष्ट्र में भी लगाया जाएगा। बीजेपी गठबंधन वाले महायुति को समझाया जाएगा कैसे सबको साथ लेकर चलते हैं, बैलेंस बनाकर रखते हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 38% ओबीसी वोटर है और दूसरे नंबर पर मराठा है, यानी जिसके साथ ओबीसी वोट के साथ साथ मराठा वोटर जाएंगे, महाराष्ट्र की सत्ता उसी को मिलेगी। इसके अलावा 13% मुस्लिम, 10% दलित और 8% ब्राह्मण है। महाराष्ट्र में बीजेपी को मराठाओं का भी अच्छा खासा वोट मिलता है और ओबीसी का भी, लेकिन 2024 में मराठाओं ने ओबीसी कोटे में शामिल करने की मांग की, आंदोलन किया। ओबीसी नेताओं ने इस आंदोलन का विरोध किया। बीजेपी गठबंधन महायुति इस मुद्दे पर फंस गई और पूरा समीकरण बिगड़ गया। 2024 के चुनाव में बीजेपी शिवसेना और एनसीपी अजित गुट को 48 में से सिर्फ 17 सीटें मिली और सिर्फ 35% का स्ट्राइक रेट रहा, जबकि कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार वाले महाविकास अघाड़ी ने 48 में से 30 सीटें जीती, यानी 62% से ज्यादा का स्ट्राइक रेट रहा। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ना मराठाओं का साथ मिला और ना ही ओबीसी का। 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में ओबीसी का बीजेपी को 33% और बीजेपी गठबंधन को 27% वोट मिला, जबकि कांग्रेस को 11% और कांग्रेस गठबंधन को 28% ओबीसी ने वोट दिया। दूसरी तरफ 27% मराठाओं ने बीजेपी को वोट दिया, जबकि 19% ने बीजेपी सहयोगियों को वोट दिया। वहीं कांग्रेस को 14% और कांग्रेस गठबंधन को 25% मराठाओं ने वोट दिया। मराठा एकनाथ शिंदे के सीएम होने के बावजूद महायुति
मराठाओं को अपने साथ नहीं रख पाई और लोकसभा चुनाव में मराठाओं ने एक तरफा महायुति गठबंधन के खिलाफ वोट किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि महायुति मराठवाड़ा की 9 में से 8 सीटें हार गई थी। मराठवाड़ा में कुल 48 विधानसभा सीटें हैं। लोकसभा में महायुति सिर्फ 12 पर बढ़त बना पाई, जबकि कांग्रेस गठबंधन वाले महाविकास अघाड़ी 34 विधानसभा सीटों पर आगे रहे। महाराष्ट्र वो चुनाव है जहां 2024 लोकसभा के नतीजों में पूरा विदर्भ एक तरफ चला गया। विदर्भ में बीजेपी नागपुर को छोड़कर एकदम साफ हो गई। विदर्भ में विधानसभा की कुल 60 सीटें हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव नतीजों के आधार पर महायुति को सिर्फ 20 विधानसभा सीटों में बढ़त हासिल है, जबकि महाविकास अघाड़ी को 40 सीटों पर बढ़त है। 2019 में बीजेपी ने इस रीजन से अकेले 21 सीटें जीती थी। कांग्रेस गठबंधन वाले महाविकास अघाड़ी ने इसका फायदा उठाया और उसकी गाड़ी चल निकली। 2024 के लोकसभा चुनाव को आधार माने तो कांग्रेस के गठबंधन वाली महाविकास अघाड़ी कुल 288 सीटों में से 153 विधानसभा सीटों पर आगे है, जबकि बीजेपी गठबंधन महायुति 128 सीटों पर आगे है। लेकिन 8 अक्टूबर को हरियाणा में आए नतीजों ने पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया है। अब पूछेंगे कि 4 जून और 8 अक्टूबर में फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना है कि जातियां अब खुलकर सामने आ गई हैं। जातियों के वोटिंग पैटर्न बदल गए हैं, जातियों के वोटिंग के अप्रोच बदल गए हैं, जातियों के सर्वे में ये सब दिख गया है। हरियाणा में कास्ट मैनेजमेंट से बीजेपी ने पासा पलट दिया है। बीजेपी मराठाओं को मनाने में एक तरफा जुटी है तो दूसरी तरफ महायुति बहुत माइक्रो लेवल पर कास्ट मैनेजमेंट पर फोकस कर रही है, जो शिंदे सरकार के ताजा कई फैसलों में दिख रहा है। पहिले तर हे लक्षात ठेवा, सत्ता पक्षाला चिंता नाही, मुख्यमंत्री स्वतःच बसलेले आहे। त्यांना विचारा, तुमचा चेहरा तर सांगा, एकदा चेहरा सांगा तुमचा। मी पवार साहेबांना आव्हान करतो, पवार साहेब तुमचा मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा कोण, एवढं सांगा। शिंदे सरकार ने कैबिनेट के जरिए एक बड़ा फैसला लिया है। शिंदे सरकार ने राज्य अनुसूचित आयोग को संवैधानिक दर्जा देने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अब अध्यादेश महाराष्ट्र विधानमंडल के अगले सत्र में पेश किया जाएगा। मतलब सीधा राज्य अनुसूचित जाति आयोग बनेगा तो दलित की बात को और वजन मिलेगा। दलित वोट को लेकर महायुति क्यों बहुत फोकस्ड है? दरअसल लोकसभा चुनाव में दलित वोट एक तरफा महाविकास अघाड़ी से जुड़ गया था। MMD मराठा मुस्लिम दलित फैक्टर की वजह से ही महाविकास अघाड़ी 30 सीट जीतने में कामयाब हो पाई थी। महायुति की ये कोशिश महाविकास अघाड़ी के MMD फॉर्मूले को तोड़ने और अपने साथ दलितों को जोड़ने की है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए दलित के अलावा OBC को भी इकट्ठा करना बहुत बड़ी चुनौती है, जो आरक्षण के नाम पर लोकसभा चुनाव में महायुति से दूर जा रहा था, उनको साधने के लिए महायुति की शिंदे सरकार OBC सूची के लिए 15 नई जातियों की सिफारिश करने जा रही है। इसके अलावा केंद्र सरकार से अन्य पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर की तय सीमा 8 लाख को बढ़ाकर 15 लाख करने की मांग के लिए एक प्रस्ताव भी पास किया गया है। ठीक ऐसा ही फैसला विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने किया था। हरियाणा में OBC के क्रीमी लेयर की निर्धारित सीमा 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दी थी। इस तरह से बीजेपी ने हरियाणा के 40% OBC वोटों को साधने की कोशिश की थी, जिसका फायदा भी उसे चुनाव में सीधा मिला। अब बीजेपी हरियाणा वाले फॉर्मूले का महाराष्ट्र में भी इस्तेमाल करेगी।